यार आप मार्केट को ना कितना भी भला बुरा कह लीजिए, लेकिन सच ये है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस ना गुड़गांव मार्केट में आपके हाथ से निकल चुके हैं। आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि आपने इतना वेट कर लिया है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस अब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप अगर 2 साल से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर गलती मार्केट की नहीं है। सो दोस्तों, मेरा नाम है जेपी तंवर। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ रियल एस्टेट के बारे में, प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ रियल एस्टेट के बारे में। आज भी इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी चेक्स आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो का पर्पस किसी को ब्लेम करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ आपको सच्चाई बताना, सिर्फ आपको ये समझाना कि गलती कहाँ हुई है और किससे हुई है और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको आज लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और किन कारणों से आप पास्ट में डिसीजन नहीं ले पाए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए और बोले कि नहीं यार, आप भी बिल्डर्स लॉबी की तरह फोमो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस कोई फोमो क्रिएट करना नहीं है। एक बार मेरे कहने से आप ये वीडियो न्यूट्रल होकर देख लें, समझ लें। अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बात करिए, मैं आपको समझा दूंगा। उस पर जो मैं अपनी बेस्ट क्लैरिटी दे सकूंगा वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा कहाँ गलती हुई है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज के प्राइसेस आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो थोड़े से हार्श वर्ड यूज करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को न्यूट्रल होकर सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं या कर पाएंगे वीडियो सुनने के बाद, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि हाँ, ऐसा आपके साथ भी हुआ था। प्रॉपर्टी महंगी इसलिए नहीं हो गई है कि रेट बढ़ गए हैं। प्रॉपर्टी महंगी इसलिए हो गई है क्योंकि आप लेट हो गए हैं। आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहे। कौन कौन सी बातें थी ऐसी, क्या क्या चीज़ों में आप उलझे रहे थे, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आखिर में आपको एक सोल्यूशन भी दूंगा कि अगर आपसे ये ट्रेन छूट गई है, मिस हो गई है, तो अब आपको क्या करना है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी की जर्नी में सक्सेसफुल हो जाए और आप एक अच्छे रिटर्न्स कमा पाए प्रॉपर्टी से। सोल्यूशन के लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। एक तो ना सबसे ज्यादा जो जिसमें आप स्टक हुए वो ये हुआ कि आप ना कॉन्फर्मेशन का वेट करते रहे। आप हमेशा सोचते रहे कि जब इस एरिया में रोड बन जाएगी तब हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जब यहाँ पे मेट्रो आ जाएगी तब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी या ये पर्टिकुलर एरिया फेमस हो जाएगा तब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आप प्रॉपर्टी का डिसीजन टाइमली नहीं ले पाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई और लास्ट में आपने यही बोला 2 साल बाद, 1 साल बाद कि यार ये प्रॉपर्टी हमें ना आज से 40% ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल रही थी। ये सिर्फ स्टोरी बन गई आपके लिए। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि क्रैश आने दो, मार्केट अभी बबल है, मार्केट के अंदर मार्केट क्रैश होने वाली है, जब क्रैश आएगा तब हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और वो क्रैश के चक्कर में ना नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहे और आपके हाथ से निकलते रहे और आप प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बना ही नहीं पाए। लेकिन रियलिटी ये है, प्रॉपर्टी साइकिल के अंदर टाइमिंग से ज़्यादा पेशेंस का रोल होता है। 2 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लेते और आप उस साइकिल को छोड़ देते, क्रैश होता नहीं होता, बबल फटता नहीं फटता, ये सारी बातें आप एक साइड रखते, आप सिर्फ वेट करते, आप सिर्फ पेशेंस रखते, आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज होते इन द लास्ट 2.5 ईयर और मे बी 3 ईयर्स। अच्छा, आपने अगर डिसीजन नहीं लिया टाइमली, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप ही का रोल था। आपके डिसीजन डिले में एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा था सोशल मीडिया पे। वो ये था कि आप हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। कितने यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहे थे। उनकी हेडलाइन आती थी, मार्केट इज गोइंग टू बी बर्स्ट, मार्केट में बबल है, मार्केट क्रैश होने जा रहा है, गुड़गांव मार्केट इज हाउस ऑफ कार्ड्स, दिल्ली एनसीआर मार्केट इज ओवर हाइप्ड, सो एंड सो ऑन। आप इन्हीं तरह की हेडलाइंस में घुसते चले गए, उनको पढ़ते चले गए, जिससे आपका एक माइंडसेट बनता चला गया कि हाँ, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ना जो प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताते हैं, रियल एस्टेट के बारे में जो आपसे बात करते हैं ना, जो बोलते हैं क्रैश आने वाला है, बबल फटने वाला है, इन लोगों को ना प्रॉपर्टी की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के सहारे चल रहे होते हैं। इनको ज़्यादा लाइक्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं, इसलिए ऐसी सनसनीखेज बातें बोल देंगे आपके सामने जिससे आपको लगेगा कि अरे यार, ये बंदा तो सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल मेरे फायदे की बात कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उसमें उसका फायदा है, बिकॉज आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं, आप समझते हैं और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत बार बोला जाता है ना कि आपको भी गलत चीज़ें, नेगेटिव बातें सुननी नहीं चाहिए, या आपका भी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। सो नेगेटिव माइंडसेट होना सिर्फ आपकी गलती नहीं थी। यहाँ पर आपका जो डिले हुआ है ना डिसीजन, वो इस वजह से भी हुआ कि आप इस तरह के यूट्यूबर को फॉलो करते रहे और इस तरह की हेडलाइंस पे आप बिलीव करते रहे। हेडलाइंस जो है ना सिर्फ फियर बेचते हैं और बिल्डर साइलेंट
साइलेंटली अपनी इन्वेंट्री सेल करके निकल जाता है। और आज भी 2025 के एंड में आते आते आज भी हम लोग ना करंट प्राइस को पास्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। वी आर कंपेयरिंग टुडेज प्राइस फ्रॉम द यस्टरडेज प्राइस। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप ये कहते हैं यार ये तो 6 महीने पहले इतने का मिल रहा था, ये 1 साल पहले तो बड़ा सस्ता मिल रहा था। जिस समय आपको सस्ता मिल रहा था ना, उस समय भी आपको महंगा ही लग रहा था। सो प्रॉपर्टी में ना एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती है, रियल एस्टेट जब भी आप खरीदने जाते हैं वो हमेशा आपको महंगा लगता है, वो सस्ता लगता है आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हुआ क्या? आप पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से 10 प्रॉपर्टी आपने शॉर्टलिस्ट करी है और उन 10 प्रॉपर्टीज में से आपकी 0 बुकिंग्स हुई। मतलब आपने कुछ भी बुक नहीं करा, आप सिर्फ हेडलाइंस के चक्कर में लगे रहे और आपकी डिसीजन मेकिंग डिले होती चली गई। और इसे बोला जाता है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब जब आप इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, इतनी ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग एकदम से डिले हो जाती है और कभी कभी तो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती है। बट मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि आपका डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ है, आपका डिसीजन नहीं लेना भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग ही था आपका। मार्केट में जब कोई एंटर करता है, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो मार्केट हमेशा एक्शंस को रिवॉर्ड करती है, आपके रिसर्च को रिवॉर्ड नहीं करती है। जो खरीदता है वो रिस्क मैनेज करता है और होल्डिंग पावर मेंटेन करके चलता है, और जो वेट करता है वो ज्यादातर रिग्रेट करता है। अब गुड़गांव मार्केट के अंदर ना 4 माइक्रो मार्केट के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 2008 से लेकर 2012 तक एक्सटेंशन रोड के बारे में लोग क्या बोलते थे, ये तो बहुत महंगा है, यहाँ पर एलीट लोग रहेंगे आकर। बट 2015 के बाद यही लोग ये बोलने लगे कि काश उस समय ले लिया होता। तो बाद में ना ये सब स्टोरीज बन के रह जाती है। सोना के बारे में भी सेम चीज़ बोली जाती थी। 2018 से लेकर 2020 तक के बीच में सिर्फ ये बोला जाता था कि सोना में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोना में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन इसी सोना में ना 2020 के बाद से रेंटल्स बढ़ गए, एंड यूजर्स की डिमांड ज़्यादा आ गई, नए नए डेवलपर्स ने यहाँ पे लैंड पार्सल्स खरीदने शुरू कर दिए और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लाने स्टार्ट कर दिए। 2016 से लेकर 2018 के बारे में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी ये बोला जाता था कि यार अभी तो यहाँ पे रोड्स नहीं बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। और 2023-24 में एग्जैक्टली हुआ क्या? द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया, रेजिडेंशियल कॉर्पोरेट्स ये सब डिमांड यहाँ पे आने लगी। न्यू गुड़गांव के बारे में भी यही बोला जाता था, ये तो बहुत दूर है मेन सिटी से, अभी यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, टोल टैक्स पड़ता है, खिड़की वाला टोल यहाँ पे पड़ता है, आपको आने जाने के लिए टोल देना पड़ेगा। और बाद में क्या हुआ? अल्टीमेटली आज यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, रोड्स बहुत चौड़े बन रहे हैं और कंटिन्यूसली काम चल रहा है। स्ट्रॉन्ग रेंटल्स एब्जॉर्प्शन हो गई यहाँ पर, लोग अब महंगे रेंटल पे भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। अब चलो छोड़ो, जो हुआ उसको जाने देते हैं। मुझे जो आपको कहना था, समझाना था, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है इसका? जो ट्रेन छूट चुकी है उसको जाने दो, जो टाइम जा चुका है उसको जाने दो, उसके बारे में ज्यादा आपने सोचना नहीं है। अब सोल्यूशन ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी सीकर हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज ना बहुत ज्यादा रिसर्च करनी बंद कर दीजिए। आप या तो अपनी रिसर्च पे ट्रस्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है आप रिसर्च अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल लीजिए। आप किसी, जो भी आपको लगता है, जिसकी भी आपको हो सकता है पर्सनली अच्छा लगता हो, या हो सकता है उसकी बातें आपको अच्छी लगती हो, या उसकी नॉलेज अच्छी लगती हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले तो आप अपनी ना रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करिए। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? एक एरिया शॉर्टलिस्ट करिए, एक प्रॉपर्टी टाइप शॉर्टलिस्ट करिए। आप किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, या किस तरह की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, वो शॉर्टलिस्ट करिए। अपना एक बजट फिक्स करिए और उस बजट के बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए। सो डू नॉट लुक फॉर द बेस्ट प्रॉपर्टी, लुक फॉर द प्रॉपर्टी विच इज सूटेबल टू यू। हर प्रॉपर्टी मल्टी बैगर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि रियल एस्टेट में विनिंग का मतलब सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता है, सही टाइम पे डिसीजन लेना भी आपकी एक विनिंग होती है। सो दोस्तों, ये मेरे अपने खुद के कुछ विचार थे जो मैं आज आप लोगों के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसी तरह की बैलेंस कॉन्वर्सेशन को सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके अपने इस कंटेंट को और क्वालिटी कंटेंट बना दूं और इस तरह का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहे आने वाले टाइम में, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं रियल एस्टेट के डिफिकल्ट टर्म्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।